मौजूद हमारा है नावल निगारी। नावल इसकी तारीख ये 1800 सदी के आसपास स्टार्ट हुई है और आगे आप खुद उसको पढ़ लेना, इसकी इतनी जरूरत नहीं। तारीफ इसकी ये कि नसरी किस्सा, नसर में यानी कि तहरीर हो नसर के अंदाज में और कोई किस्सा हो, कहानी हो, ठीक है। अब इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। नावल का मतलब आप सोचें कहानी, थोड़ी सी तवील कहानी, छोटी हो तो उसको कहानी बोलते हैं, ज़रा ज़्यादा सफ़ों पे चली जाए तो क्या बन जाता है, नावल बन जाता है। और इसकी अक़साम मैंने आपको जो बताई थी, गैर अफसानवी तहरीर की अक़साम, अफसानी तहरीर की अक़साम मैंने बताई थी, रोमानी, उसमें सस्पेंस वाला, जासूसी, कितनी सारी बताई, वो सारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और अनासिर तरकीबी, किस चीज़ से नावल मिलके बनता है। सबसे पहली चीज़ कि उसका प्लाट, खाका, कि जो नावल आप उसको बिल्डअप करना जा रहे हैं वो उसका प्लाट क्या होगा। जैसे कोई मकान आप बनाते हैं उसके लिए प्लाट लाजमी, इसी तरह नावल के लिए भी प्लाट लाजमी। ये आपको उस वक्त समझ आएगा जब आप कुछ नावल्स पढ़ लेंगे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसका प्लाट क्या। जैसे कि जन्नत के पत्ते हैं, जन्नत के पत्ते एक नावल है, तो उसने वो निमरा अहमद का, उनका प्लाट ये है कि उसने पर्दे के हवाले से ये नावल लिखी है कि वो पर्दा प्रमोट करना चाहती है कि लड़कियों में पर्दा आ जाए, ठीक है। तो उस तरह का कोई प्लाट आपके पास होना चाहिए कि जिस पे आप अपनी नावल स्टार्ट करें। या फर्ज करें अगर आप मियाँ बीवी के आपस में जो ताल्लुकात है, उसमें जो रंजिशें है, उसका ख़त्म होना चाहिए, इस पे आप कोई नावल लिखे, या बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो ये आपके पास एक प्लाट होना चाहिए। दूसरी बात, किरदार, जो करेक्टर्स है जो आपके नावल में होते हैं, वो नावल में होना लाजमी है, ठीक है। कहानी में आपके पहले ज़माने में एक दफ़ा का जिक्र था फलाना फलाना, लेकिन नावल्स में क्या होता है, किरदार होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, जैसे ड्रामे में होते हैं, ठीक। तो करेक्टर्स होने चाहिए, फिर उस करेक्टर्स का आपस में मुकालमा होना चाहिए, गुफ्तगू, करेक्टर्स की गुफ्तगू होनी चाहिए, ये नावल में होना लाजमी है। फिर मंजर कशी, मंजर कशी समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? सीन, सीन बनाना। मसलन एक बात है, उसको जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सादा अल्फाज में कहें ना, जैसे कि शाहिदा का सर दर्द से पटा जा रहा था, उसने बिल आखिर दवाई खाने का फैसला कर ही लिया, लेकिन घर में दवाई ख़त्म हो चुकी थी। एक अंदाज ये है, एक अंदाज ये है, शाहिदा सोफे से उठी और दवाइयों की दराज में सर दर्द की गोलियां तलाश करने लगी, लेकिन दवाई की बोतल किसी दराज में मौजूद नहीं थी। सर का दर्द अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका था। अब देखो, सोफा उसने लिया, उससे उठी, दराज खोला, तो ये क्या हो गया, मंजर कशी हो गई। पहले जुमले में क्या था, सादा सा कि शादा दवाई ढूंढ रही थी, दवाई नहीं मिली, खत्म हो चुकी थी। अच्छा, एक ये कि रात बहुत खूबसूरत थी और अस्मा को बाहर बैठने का दिल चाहने लगा, एक ये अंदाज है सादा सा। एक ये कि मंजर कशी, चांद की मदहम चमकीली रोशनी अरसू फैली हुई थी, अस्मा ने खिड़की से झांक कर आसमान पर दमकते हुए चांदी की ताल को देखा, इसका दिल पढ़ाई से एकदम उचाट हो गया। इतनी हसीन रात को कमरे में कैद गुजारना तो एक गैर अखलाकी हरकत होगी, ये सोचते हुए वो तेजी से दरवाजे की तरफ आई। जैसे मैंने एक दिन पहले बताया कि मैं साहिल समंदर के किनारे चल रहा था, एक ये कि धूप क्या बोलते, धूप क्या क्या कहते हैं, हाँ, सूरज गुरूब के करीब था और पानी की लहरें मेरे पाँव से टकरा रही थी और रेतीले रेत पे मेरे कदम पाँव के निशानात पड़ रहे थे और ठंडी यख हवाएं मुझे छू रही थी, और ये मंजर कशी, ठीक है। मतलब उसको थोड़ा सा सुर्खी पाउडर गला के पेश करना। हाँ, मतलब एक तो एक कमरे से निकल गया, एक ये कि गुप्त अंधेरा था और एकदम उसको एक आवाज़ सुनाई दी, और उसने जब वो आवाज़ देखी फिर उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, फिर उसने उस दरवाजे को ज़ोर से खींचा तो दरवाज़ा खुल गया, फिर वो निकल गया, ठीक है। अब एक है वो निकल गया, एक है वो सारी चीज़ें करके निकल गया, तो इसको मंजर कशी बोलते हैं। उस्लूब, क्या आपका उस्लूब, जो तहरीर का आ का अपना एक उस्लूब होता है, एक अंदाज होता है, तरीका, उस्लूब, वो आपके अंदर उस होना चाहिए। अच्छा, क्यों आपका जो किस्म होगी उसी तरह आपका इसलूब होगा। अगर आपका नावल जासूसी टाइप है तो आपका इसलूब अलग होगा, अगर वो रोमानी टाइप है तो वो अलग होगा, अगर कोई साइंस के हवाले से तो आपको इसलूब अलग होगा, ठीक है। वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। ये तो उसकी अज्जा तरकीबी थी।
अब है हिदायत के लिखना कैसे। सबसे पहले आपने इब्तिदा करनी है उसकी। इब्तिदा में आप जब नावल्स पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नावल्स में इब्तिदा कैसे होती हो। आमतौर पे शुरू में थोड़े से करेक्टर्स का तारुफ करवाते हैं कि ये फलाना फलाना करेक्टर है। बातचीत के दौरान खुद ही तारुफ हो जाता है। जैसे ड्रामा शुरू होता है तो कुछ करेक्टर्स होते हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चल जाता है कौन किसकी माँ है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका भाई है, और कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, सब कौन विलन है, पता चल जाता है। तो इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इब्तिदा करो। फिर आपने उसमें सस्पेंस डालने हैं। ठीक है, कहानी में अगर सस्पेंस ना हो तो वो कहानी फिर मज़ेदार नहीं होती। नावल में अगर आपका सस्पेंस यानी कि उसको आप क्या बोल सकते हैं, सस्पेंस तजस्सुस होना चाहिए कि वो कारी उसको पढ़े और उसको लगे यार कि अभी क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। सस्पेंस का मतलब होगा सनसनी, सनसनीखेज। सस्पेंस सनसनी हो जाएगा, तजस्सुस जो है वो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या करनी है, उसमें क्राइसिस डालनी। क्राइसिस, बुरहानात, मसाइल, रुकावटें, हीरो के सामने रुकावटें होती हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात पेश आ जाती हैं, मसाइल। अब ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको आगे आगे बढ़ाना है कि कारी उसको पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाए कि अभी क्या होगा, उसका दिल धड़कने शुरू हो जाए, शदीद इस्तिराब की कैफियत उस पर तारी हो जाए कि यार अभी अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसको पढ़ने को मज़ीद दिल चाहे। ऐसा ना हो कि वो पढ़ता ही हो कहे यार मज़े की नहीं, बंद कर दे। नहीं, उसमें इतना आपने वो क्रिएट करना है कि उसको किताब रखने का दिल ही नहीं चाहे कि यार अभी क्या होगा। अच्छा, और ये वाक़यात की कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आपस में लिंक होना चाहिए, इंटरलिंक होना चाहिए। और फिर आपने क्लाइमेक्स कहते हैं एंड के करीब, नुक्ता उरूज पे आप उसको पहुंचा दें, जिसको फिल्मों में आखिरी सीन कहते हैं या ड्रामे में आखिरी सीन देखा होगा, बिल्कुल इंतहा। वो इंडिया के ड्रामों में इस तरह होता था पहले ज़माने में। जो मेरा बैकग्राउंड तो पता है ना आप लोगों को, क्या क्या हम देखते रहते थे। ऐसा ना मुझ में फतवा आप लगा दो कि साहब आप तो माशाल्लाह खुद देख रहे हो, मैं मना कर रहे। तो हम जब देखते थे वो कहानी घर घर की एक ड्रामा होता था, पता नहीं अभी आपके ज़माने में था नहीं। कहानी घर घर की बहुत मशहूर ड्रामा था। तो उसमें क्या होता था कि एक ऐसा वाक़या हो जाता ना कि फ़र्ज़ कर लो कि किसी का किसी के सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आ गया। जब वो आ जाता तो एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरह शुरू हो जाता था। और फिर क्या होता था, हर एक के ऊपर वो कैमरा बराबर होता था। वो ऐसे उसको मामूली बात को इतनी बड़ा चढ़ा क्यों पेश करते थे यार कि क्या है। पाकिस्तान वाले तो सही सारी माशाल्लाह बात करते हैं, वो ख़त्म करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में भी सुने हैं कि वो स्टार्ट हो गया वही तरह। तो क्लाइमेक्स नुक्ते उरूज पे पहुंचा के फिर आखिर में उसके आपने क्या करते हैं, एंड कर लेना। इख्तिताम में ऐसा करना है कि कारी के दिल को थोड़ा सा ठंडक पहुंचे, उसको खुशी हो कि यार वो अच्छा हुआ, यार ये इस तरह हुआ, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। आमतौर पे वही फिल्में कामयाब होती है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है, और जिसमें एंडिंग नाकाम हो, क्या हो, सैड एंडिंग हो तो वो इमोशनल वो ज़्यादा नहीं चलती। लेकिन बाज़ लोग फिर आजकल फिर ये होता है कि हैप्पी एंडिंग हर फिल्म में होती है, तो कुछ लोग फिर पसंद करते हैं कि कुछ वो रियल एंडिंग हो जाए ना, कि जैसे रियल में होता है, तो उस पर फिर ज़्यादा इस तरह बहुत सारी वो ड्रामे भी बने। खैर, तो ये तरीका है, ये हिदायत है। फिर आपने उसमें ये करना है कि अगर आप उसमें अपना नज़रिया बयान करना चाह रहे हैं, आप कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप उसमें अपना लिखना शुरू कर दें कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, आपने किरदारों के ख्यालात के अंदर अपना नज़रिया बयान करना है। ठीक है, किरदार को, जैसे कि मैंने आपको मुक़द्दस एक नावल है आशिम नदीम की, उसमें वो क्या करते हैं, हकीम मौलाना क्या नाम, हकीम नाम देते थे, क्या नाम देते, वो किरदार उस हकीम साहब के बयानात में बैठना शुरू कर देते हैं। मौलाना साहब होते हैं, उसके बयानात में किरदार, उसके नाम में भूल के वो जाके वहाँ बैठता है, तो वो मौलाना साहब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब ये अपना नज़रिया बयान कर रहा है, लेकिन वो मौलाना साहब के थ्रू उसने करेक्टर डेवलप किया, उसको मौलाना बनाया, और इस दूसरे करेक्टर को उसके बयान में बिठाया, और उससे ये पूरे डायलॉग करवाए, और लोगों को अपना पैगाम दे दिया, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चला। समझ में आ रही बात में क्या कहना चाह रही हूँ? अच्छा, और आपने ये करना है कि किरदारों के मुआफिक उससे अमाल करवाने, उसके काम भी किरदार के मुआफिक होना चाहिए। कि बच्चा है उसमें थोड़ी शरारत होगी, वो शीशा तोड़ देगा, वो दवाई उठा के क्या कर देगा, इस तरह की हरकत। बूढ़ा होगा, थोड़ा उसमें संजीदगी होगी,
और हीरो होगा तो वो ज़रा ताकतवर होगा, ज़्यादा ज़हीन होगा, और जो लड़की है थोड़ी सी मासूम होगी और वो नादान होगी, कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा, सब्र नहीं होगा उसमें, और ये नाराज़ नहीं होना अच्छा आप लोगों ने, और लड़कियाँ नाराज़ ही बहुत जल्दी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के अमाल उनसे आपने करवाने। मुनज़्ज़म और धीमा अंदाज होना चाहिए, कि मुनज़्ज़म हो और अंदाज आपका क्या हो, धीमा हो, कि पता न चले लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्राइसिस की तरफ वो आगे कहानी चलती जाए, इस तरह आपका अंदाज होना चाहिए। तो वो नावल फिर यानी गैर महसूस अंदाज, गैर महसूस अंदाज ये तब होगा जब आप नावल्स पढ़ेंगे। किसी ने कोई नावल पढ़ा? अच्छा, दो नसीम इजाज़ी का पढ़ा है बिन कासिम वाला। सर मैंने नॉवल नहीं पढ़ी है। तो वो जब आप सर अल्केमिस्ट के आधा पढ़ लिया, आधा रहता है। बचपन में सर समझ आया आप लोग को? उमर यार की कहानियां क्या पढ़ी है केमिस्ट, क्या है, क्या थीम है उसका? मतलब उसका जो मेन होता है मेन मकसद कि वो पीछे वो इतने फारिग कर रहा था, जलील हो रहा था इधर उधर, कि जब आप जो है कोई चीज़ चाहते हो तो पूरी दुनिया जो है खुदा ने पीछे वो बात है। पूरी कायनात जो है क्वेश्चन रख जाती है, आपको वो चीज़ दिला दी। अच्छा, ये अंदर से सब कोई चीज़ ठीक है। तो हदीस में भी अना इंद ज़न्नि अब्दी बि, हदीस कुदसी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ उसी तरह करता हूँ जैसे वो मुझसे गुमान है। हदीस है अना इंद ज़न्नि अब्दी बि, अना इन्ना अना तो क्या हो गया कि जो चीज़ आप चाहते हैं, और आज के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इसको कहते हैं कि आप उसको विजुलाइज करें, उस चीज़ को करें कि आप वो आपको वो चीज़ मिल गई है, और वो उसको पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप किसी चीज़ को बार बार जब सोचेंगे, फिक्र करेंगे और उसके लिए मेहनत भी करेंगे ना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाज़ लोग फिर गलत मानों में ले जाते, सारे दिन सोते रहते, 12 बजे उठ के हलवा पूड़ी खेलने में लग जाते। जब मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरा है ना कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं इस तरह थोड़ी कामयाब होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई काम करता है, लेकिन उसके साथ कुछ हाथ पैर भी मारने होंगे फिर काम करता है, ऐसे नहीं करेगा। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बेस आपने छेड़ दी। उसका हमारा ये जो वो है उसके मुतहम्मिल नहीं है इसका। ठीक है, अब नसीब के लिए जस्ट आप ये समझे, देखो अल्लाह पाक ने एक इंसान को इख्तियार दिया, ठीक है, अब उस इख्तियार को सही मानों में इस्तेमाल करना ये उसका नसीब है। ठीक है, उसको सही यूज करना, गलत यूज करना उसका इख्तियार है। अब इसको समझने की देखो, एक इंसान है, बाज़ लोगों को बीमारी होती है, आद ऐसा ऐसा होता है, मजबूरी होती है, देखे आद ऐसे ऐसे होता रहता है, तो ये मजबूर है बेचारा। ठीक है, तो इंसान मजबूर नहीं है ना। जैसे कि ये डस्टर है, मैं इसको याद रखूंगा, इस पर अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं आएगी तो ये हमेशा पूरी जिंदगी यही रखा रहेगा। तो इसको हम कहते हैं मजबूर है महज, कि बिल्कुल मजबूर है, कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान ऐसे है, इस तरह नहीं है ना, मजबूर तो नहीं है इंसान, या मजबूर है? सोच पड़े, मजबूर नहीं है ना यार। हम देखो, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, खा सकता हूँ, प्लीज मजबूर तो नहीं है, मजबूर है महज नहीं, और मुख्तार कुल भी नहीं। मुख्तार कुल ये कि मैं चाहूँ मैं उड़ने लग जाऊँ, हर चीज का इख्तियार भी नहीं, हर चीज का इख्तियार भी नहीं है। तो अल्लाह ने जितना हमें इख्तियार दिया है, उस इख्तियार को सही यूज करना ये तकदीर है, ये नसीब है। अब मैं कहूँ कि यार मेरे नसीब में ये हो कि मैं CSP ऑफिसर बन जाऊँ, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रोज सोचता हूँ कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे गार्ड है और गाड़ी में मैं आ रहा हूँ और मुझे सलूट ठोक रहे फलाना फलाना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं सारा दिन सोता रहता हूँ, मैं कोई किताब नहीं पढ़ता हूँ, न किसी वर्कशॉप में अटेंड करता हूँ, न किसी से मैं बैठता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो बाद में मैं एग्जाम आ जाता है और मैं एग्जाम दे देता हूँ, उसमें मैं फेल हो जाता हूँ, फिर मैं यार मेरे नसीब में नहीं था। ये तो गलत बात हुई ना। तो नसीब में नहीं था क्योंकि आपने उसके लिए कोशिश ही नहीं की। अल्लाह ने जो इख्तियार दिया था वो इख्तियार ही आपने उसको यूज ही नहीं किया। अगर आप यूज करते तो शायद हो जाता।
हाँ, एक ये होता है कि आप पूरी कोशिश करो, सारी मेहनत वो करके, फिर ना हो तो आप फिर कहो कि यार नसीब में नहीं। और ये नसीब इसीलिए अल्लाह पाक ने दिया है कि इससे हम मायूस ना हो जाए। नसीब इसलिए अल्लाह पाक ने हमें नहीं दिया कि हम काम ना करें। अल्लाह पाक ने नसीब तकदीर इसलिए दी है हमें मुसलमानों को कि हम मायूस ना हो जाए, खुदकुशी ना कर बैठे। जैसे अभी जो सिस्टम बी वाले हैं जिनके पास मज़हब नहीं है, इस्लामिक सिस्टम नहीं है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो खुदकुशी कर देते हैं, क्योंकि उनके नसीब का कॉन्सेप्ट नहीं हो गया, तकदीर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बहुत मेहनत करने के बाद जब नहीं होता तो वो, क्योंकि वो अपने आप को मुख्तार खुद समझते हैं, वो फिर कहते हैं कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। और बाज ये असल में बहुत पुरानी जबरिया एक फ़िरका था बहुत पहले, वो कहते थे कि इंसान मजबूर है। फिर एक फ़िरका निकला कदरिया कि इंसान हर चीज़ कर सकता है। ये दोनों गलत है। इस दोनों के दरमियान में हम लोग हैं कि भाई ना इंसान मजबूर है महज है, ना मुख्तार है कुल है। वो अल्लाह पाक ने उसको इख्तियार दिया है। अब कितना इख्तियार दिया है ये हमें मालूम नहीं, और इसके बारे में सोचना ये फजूल है। जितना इख्तियार दिया आप अपनी कोशिश करो, वो आपका इख्तियार। ये तो मतलब छोटी सा खुलासे का खुलासा, इसमें आगे जाएंगे तो और बहुत तफसील होगी। समझ गए? इसी मौजू पे कोई और है? इसी मौजू पे पेड वर्कशॉप, आप पेड़ और फिर पेड़ आप कर दो ना इंशाल्लाह, फिर आप मेहनत भी ज्यादा करें। नहीं इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। टॉपिक मैंने समझना है इस अब नहीं समझे अभी तक? बहुत कंफ्यूजन है नहीं, अभी जब इतने मैंने बात की इससे आपको समझ नहीं है? समझ आया लेकिन कोई सवाल अभी बहुत है सेक्शन में भी सर। अच्छा, तो आप अपने सवाल मुझे पर्सनल पे लिख कर दे देना, ताकि मैं वो जो तैयारी करूँ उसी के मुताबिक करूँ। ऐसा ना मेरा तुरानी की बातें करूँ, आखिर में आप फिर कहो नहीं ये तो ये। हाँ, तो आप सारे सवालात लिख कर मुझे दे दें, फिर मैं उसी के मुताबिक उसी के जवाबात आपको फिर तैयार करके उस पर एक सेशन रखते हैं। ठीक है, तो अब कोई सवाल नावल नगारी के हवाले से? नावल का उर्दू लफ्ज इख्तिरा नहीं हुआ? इकरा नहीं, ये तो अंग्रेजों की इजाद है। सो आपने नावल का कहा था जैसे कि कमोट है, राजा गिद्ध जी, कमोट अंग्रेजों ने इजाद की है। कमोट को उर्दू में क्या कहते हैं? आपने एक नावल कहा था राजा ये बंद करो।